जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल ही रही होगी। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार जो पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार के कुछ और तथ्य है, उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे। हम लोग 17 अनुच्छेद तक पढ़ लिए थे, 15 या 16 अनुच्छेद तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग 17 से पढ़ेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, क्लास चालू होने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। जो जनरल कंपटीशन यानी कि बिहार में अभी बिहार सचिवालय की भर्ती आने वाली है, फॉर्म भरा रहा है, बिहार दरोगा की भर्ती आने वाली है, तो ये सब चीज की जो तैयारी करते हैं उन दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि ये वीडियो उनके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों से संबंधित उपयोगी हो सके। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग चालू करते हैं और मूल अधिकार के अगले अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग को अनुच्छेद 17 से पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोग 16 तक पढ़ा दिए थे, अनुच्छेद 17 को देखेंगे आज। अनुच्छेद 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत करना यानी कि छुआछूत। छुआछूत का अंत करना है, ठीक है। और इसको प्रभावशाली बनाने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लाया गया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अस्पृश्यता का अंत ये क्या है, इसको समझना है। मतलब छुआछूत का अंत सदियों से जो चली आ रही थी समाज में एक कुव्यवस्था, इसको कुव्यवस्था कहते हैं, जिसके आधार पर उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत करते थे, उनको बंधुआ मजदूर बना करके रखते थे। उनका यह मानना था कि ये छोटे हैं, नीच है, दलित है, और उनके साथ जो छुआछूत का भेदभाव हो रहा था, और किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव होता है तो उसे ग्लानि महसूस होता है, अपने अंदर ग्लानि महसूस होता है। और सदियों से आज चली आ रही इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 में इस छुआछूत के अंत को अस्पृश्यता के अंत के तहत इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी ये समस्या उनको भी झेलना पड़ा था, समाज के लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समाज के लोग इनके साथ भी छुआछूत का व्यवहार करते थे। जब ये बचपन में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो इनको पिछले बेंच पर बैठने के लिए दिया जाता था। पिछले बेंच पर जो मटका में पानी रखा हुआ रहता था, उस मटका के पानी नहीं पीने दिया जाता था भीमराव अंबेडकर को, इसलिए कि मटका का पानी छुआ जाएगा। इनके शरीर में और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो सटा नहीं करते थे ताकि हमारा शरीर छुआ जाएगा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि छोट जात के लोगों को बड़े जात के लोग, मतलब छोट जात के लोग बड़े जात के लोगों के शरीर में सट जाएंगे तो बड़े जात के लोग छुआ जाएंगे, और वहीं बड़े जात के लोग अगर इतने ही पवित्र है तो फिर छोट जात को पवित्र क्यों नहीं कर देते हैं? ये इसी कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी समाज में। मतलब ये गजब बात है, छुआछूत वाली व्यवस्था। इसी को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता के अंत के तहत इसको अनुच्छेद 17 में शामिल किया गया। अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत होता है और अस्पृश्यता के तहत छुआछूत के आधार पर उसको सताया जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 17 इसी बात की चर्चा करता है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का क्या है? अंत है। इस बात की चर्चा कहा गया। मतलब उपाधियों का अंत इसलिए किया गया कि गुलाम भारत में जिस किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजों के द्वारा उपाधि मिलता था
तो वो व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट समझने लगते थे। इसी वजह से जो है उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन कुछ ऐसी उपाधि जिसको आज भी दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली प्राइज या इनाम उसको कह सकते हैं, जो पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, जो उपाधि शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है। सेना में अगर आप अच्छे योगदान देते हैं, आप सुनते होंगे महावीर चक्र, परमवीर चक्र, तो ये सब जो उपाधि है सेना में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, ये सब उपाधि दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी उपाधियों का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। अगर इसी अनुच्छेद 18 में यह बात की भी चर्चा है, अगर कोई भारतीय है और उसको विदेश से अगर कोई ऐसा योगदान दिया है, ऐसा कोई कार्य किया है जिसके तहत उसको विदेश से उपाधि मिलने वाला है, तो किसी विदेश से उपाधि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होगा। मतलब कोई भी भारतीय विदेश से ऐसे ही उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, उसको उपाधि ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अगर कोई विदेशी भारत में रह रहा है और उसको भी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण करना है, तो उसको भी क्या करना होगा, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना होगा। यही है 18 में, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक, और इसको हम बता ही दिए कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी नागरिक दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। एक है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार जो है, भारत रत्न ये उपाधि जो है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान्य पुरस्कार है। ये क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान्य पुरस्कार है, जिसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में शुरुआत किया गया था। लेकिन 1977 से लेकर के 1980 तक बीच में इसे बंद कर दिया गया था। 1977 से 1980 के दौरान भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। ठीक है, यह सर्वोच्च सम्मान्य नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। इसको 1954 में चालू किया गया था, शुरुआत की गई थी भारत रत्न देने की। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 1970 में इसे बंद कर दिया जाता है और 1980 में फिर से पुनः इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसे चालू किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1977 से लेकर के 1980 तक जो है भारत रत्न पुरस्कार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। आइए अब इसे आगे देखते हैं। 17 और 18 देख लिए, और 17-18 में यही बात की चर्चा है जो बात हमने अभी आपको बताया। आइए अब देखिए स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22। अब 19 को पढ़ना है, तो 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेकर के 22 तक का जो अनुच्छेद है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो आइए अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक को स्वतंत्रता की बात करता है। व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 19 क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब हमें, आपको, इनको, उनको, सभी को व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कई सारे उपबंध भी शामिल किए गए हैं, जैसे क्लाउज 1, क्लाउज 2 करके। तो अनुच्छेद 19 का एक ये कहता है कि किसी व्यक्ति को वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने का अधिकार। सभी व्यक्ति को क्या है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया को जो बोलने का अधिकार मिला है, नेता लोगों से, विपक्ष या पक्ष के लोगों से सवाल पूछने का जो अधिकार मिला है, ये अनुच्छेद 19 के 1 के तहत ही मिला है। लेकिन बोलने का जो अधिकार मिला है सीमित दायरे में रहकर। इसका ये मतलब नहीं है आपको ये नहीं बोल देना है
कि राष्ट्र की एकता और अखंडता इससे प्रभावित हो। किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल देना है, किसी व्यक्ति को ये कह करके विरोध नहीं कर देना है कि उसके सम्मान को क्षति पहुंचे। बोलना है, बोलने का अधिकार मिला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को गाली गलौज दे करके बात करना है, किसी को अपशब्द कह करके बात करना है, किसी के सम्मान को हानि पहुंचा करके बात करना है, किसी को अपमानित करके बात करना है। ऐसा बात नहीं है। बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, लेकिन एक संवैधानिक तौर तरीके से, एक दायरे में रह करके आपके बात में वजन होना चाहिए, आपके बात में ताकत होना चाहिए जो सामने वाली व्यक्ति को वो बात प्रभावित कर सके। आपका बात तार्किक होना चाहिए, आपका बात लॉजिकली होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि गुस्सा में आकर के गलियाना चालू कर दिए। सरकार का विरोध आप कर सकते हैं, किसी भी पक्ष या विपक्ष का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सीमित दायरे में रह करके संवैधानिक तौर तरीके से बोलने का अधिकार आपको यहाँ पर मिला है। ठीक, तो अनुच्छेद 19 के 1 को याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद के 19 का 1 बोलने का अधिकार देता है। वही अनुच्छेद 19 के 2 या ख ख ग घ करके भी कह सकते हैं, 1 2 करके भी जो है आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 2 इसमें जो है सभा करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, सभा करने का अधिकार। आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन आप सभा कीजिएगा तो हथियार के साथ सभा कर सकते हैं नहीं, मतलब बिना हथियार के, बिना गोली बंदूक के, बिना कोई चाकू के, बिना कोई तलवार के, मतलब कोई ऐसा हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास, तब जाकर के आप सभा कर सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 19 का क्लाउज 2 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना हथियार के, बिना हथियार के। वही अनुच्छेद 19 का क्लाउज 3 ये संगठन बनाने का अधिकार देता है। संगठन क्या बनाने का अधिकार देता है? संगठन बनाने का अधिकार देता है। संगठन बनाने का अधिकार देता है, पार्टी बनाने का अधिकार देता है, सहकारिता पार्टी बनाने का अधिकार देता है। आप जानते होंगे कोई राजनीतिक पार्टी अगर किसी पार्टी से टूट करके अलग होती है और वो अपना पार्टी बनाता है और उसको पार्टी बनाने का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 के क्लाउज 3 के तहत ही वो अपनी पार्टी का निर्माण करता है। आप संगठन बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आपके पास है, वो अनुच्छेद 19 के क्लाउज 3 के अंतर्गत। वही अनुच्छेद 19 के क्लाउज 4 की बात करें तो आपको बिना रोक टोक के पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करने का अधिकार है, मतलब आने जाने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि बिहार के लोग अगर बंगाल में जाए तो उनको बिहारी कह करके अपमान किया जाए, बंगाल के लोग अगर महाराष्ट्र में जाए तो उनको बंगाली कह करके अपमान किया जाए, ऐसा नहीं है। मतलब बिना रोक टोक के आप पूरे भारतवर्ष में आप भ्रमण कर सकते हैं और इस आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमें पूरे भारतवर्ष में अगर भ्रमण करने का अधिकार है, बिहार से लेकर के, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर पूर्वोत्तर से लेकर के गुजरात महाराष्ट्र तक, अगर चारों दिशा में पूरे देश में, भारत में अगर हमें भ्रमण करने का अधिकार देता है तो अनुच्छेद का 19 का 4 देता है। अनुच्छेद 19 के 4 के अंतर्गत ही, तहत ही हम लोग भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। वही 19 के क्लाउज 5 की बात करें तो कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार है, कहीं भी जमीन खरीद कर बसने का अधिकार है। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था तो आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद करके नहीं बस सकते थे, लेकिन वहां से धारा 370 को हटा दिया गया तो अब आप वहां भी जमीन खरीद करके बस सकते हैं। मतलब भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को वहां आने जाने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। और वहां पर अगर आपको लगा कि नहीं ये शहर मेरे लिए अच्छा है, यहाँ पर जो हम अपना जीवन यापन खुशी खुशी कर सकते हैं, आप ये चीज सुने होंगे और देखे भी होंगे, अगर कोई व्यक्ति दूसरे अदर स्टेट में नौकरी करता है या जॉब करता है या बिजनेस करता है तो बिजनेस करते करते, नौकरी करते करते वहां पर जमीन खरीद करके बस जाता है, वहां पर अपना घर द्वार बना लेता है और घर परिवार को बसा लेता है। तो वहां पर जो अपना घर द्वार बनाया, घर परिवार को बसाया, जमीन खरीदा, वो किसके तहत खरीदा? तो अनुच्छेद 19 के 5 के तहत। अनुच्छेद 19 के 5 ही ये व्यक्ति को अधिकार देता है कि आप किसी भी स्टेट में घर बनाकर जमीन खरीद कर घर बनाकर बस सकते हैं। वही अनुच्छेद 19 के 6 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था, मतलब संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है।
समझ गए? मतलब अनुच्छेद 19 के क्लॉज 6 में संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था। आपको जितना मन करे उतना आप संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन इस संपत्ति अर्जन के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। और 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा करके अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। तो ये जो अनुच्छेद 19 का जो 6 है संपत्ति का अधिकार, इसको आप विशेष तौर पर आप याद रखेंगे कि ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, कानूनी अधिकार है और इसको हटा दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 का क्लॉज 7, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 7 क्या कहता है? तो भारतवर्ष में आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, वाणिज्य व्यवसाय कर सकते हैं। अब भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय कर सकता है। अब व्यवसाय करने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी चीज का व्यवसाय कर लीजिएगा। जो अवैध व्यवसाय है जैसे कि गोली बंदूक, कट्टा, पिस्तौल, राइफल, ये सब का व्यवसाय अवैध व्यवसाय है। गांजा, अफीम, चरस, ये सब का व्यवसाय अवैध व्यवसाय है। ड्रग्स का व्यवसाय अवैध व्यवसाय है। उसके बाद बिहार में दारू बंद है, अगर बिहार में दारू का व्यवसाय करते हैं तो वो अवैध व्यवसाय है। मतलब वैसा व्यवसाय आप दुकान चला सकते हैं, कपड़ा का दुकान खोल सकते हैं, किराना दुकान खोल सकते हैं, पान का दुकान खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, सीमेंट का, छड़ सीमेंट, बालू गिट्टी, ये सब का दुकान खोल सकते हैं, हार्डवेयर का दुकान खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, ये सब का दुकान खोल सकते हैं। मतलब वैसा दुकान, वैसा व्यवसाय जो वैध है और जिसको भारत सरकार या बिहार सरकार या राज्य सरकार उसको मान्यता दिया है, वैसा व्यवसाय खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय करने का अधिकार हमको मौलिक अधिकार के अंतर्गत मिला है तो भांग, चरस, गांजा, अफीम, ये सब का व्यवसाय करना चालू कर दे, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये सब चीज जो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये अनुच्छेद 19 के तहत 6 गो स्वतंत्रता मिला। पहले 7 था जिसको संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको अलग शामिल कर दिया गया है। वहीं अगर 6 स्वतंत्रता की बात करें तो अभी वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो आप उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 19 को समझ गए होंगे दोस्तों। आइए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। क्या आवाज करने लगा जी? तो आइए साथियों, आप 19 को समझ गए होंगे। जो अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई है उसमें 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है और वहीं संपत्ति के अधिकार को हटा करके 46वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। अब अनुच्छेद 20 को समझिए। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि दोष सिद्धि अपराधों के लिए दोष सिद्धि अपराधों के लिए संरक्षण की बात कही गई है। मतलब वैसा व्यक्ति जो गलती कर चुका है उसके ऊपर दोष सिद्धि लागू, मतलब दोष सिद्ध हो चुका है, वो दोषी हो चुका है। लेकिन ये भारत की संविधान मतलब थोड़ी लचीली संविधान है, इसमें लचीली व्यवस्था लागू किया गया, लचीला व्यवस्था है इसमें। मतलब दोषी होने के बावजूद भी उसको संरक्षण दिया जाएगा, दोषी होने के बावजूद भी उसको क्या दिया जाएगा साथियों? संरक्षण दिया जाएगा। और किस प्रकार की संरक्षण दिया जाएगा तो उस चीज को जो है यहां पर समझने की क्या है, आवश्यकता है। जो व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्धि हो चुका है उसको संविधान 3 प्रकार की संरक्षण देता है। 3 प्रकार के संरक्षण देता है। पहला संरक्षण भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अब भूतलक्षी दांडिक विधियों से यह किस प्रकार का संरक्षण है? तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति ने अपराध जिस समय किया था उसी समय के सजा के अनुसार, उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा। मानकर चलिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की मर्डर 2023 में कर दिया, 2023 में कर दिया और 2023 में कानून में यह व्यवस्था थी कि हत्या के आरोप में किसी व्यक्ति को 5 साल का सजा सुनाया जाएगा और उस व्यक्ति को सजा सुनाया गया 2025 में, 2 साल बाद सजा सुनाया गया। 2025 में 2 साल जो है कानूनी प्रक्रिया चली और 2025 में सजा सुनाया गया। और 2025 के कानून के प्रावधान में ये आ गया, कानून में ये आ गया 2025 के
कानून में यह प्रावधान को शामिल कर दिया गया संशोधन करके कि किसी व्यक्ति को मर्डर के जुर्म में, हत्या के जुर्म में उसको 10 साल का सजा सुनाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 2025 में उसको सजा दिया जाएगा तो 10 वर्ष का सजा दिया जाएगा, नहीं। 2025 में तो कानून में संशोधन करके इस बात को लागू किया गया, लेकिन उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगा जिस समय वह हत्या को अंजाम दिया था, मतलब 2023 में जो वह घटना को अंजाम दिया था और 2023 में जो 5 वर्ष की सजा थी वही सजा उसको मिलेगा। तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब यही हुआ कि कोई व्यक्ति जिस समय वह किसी घटना को अंजाम देगा और उस समय कानून में वैसी व्यवस्था लागू रहेगी, जितना सजा का प्रावधान रहेगा उसी समय के कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा। क्योंकि कानून में संशोधन होकर के नए नए प्रावधान लागू रहते हैं, इस वजह से जो है दोष सिद्धि संरक्षण व्यक्तियों को, मतलब जो व्यक्ति दोषी है उसको कानून सबसे पहले ये वाला संरक्षण देता है, भूतलक्षी दांडिक का संरक्षण देता है। अगर वही अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में दोहरे दंड से संरक्षण की बात कही गई है। दोहरे दंड, अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती किया है तो उसको एक बार ही सजा मिलेगा, उसको दोहरा सजा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने मर्डर करने के जुर्म में, हत्या करने के जुर्म में वो 10 वर्ष सजा काट करके आया है और फिर से उसको आगे चल करके 10 वर्ष का सजा दे दिया जाए, नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि दोहरे दंड का मतलब यही हुआ कि किसी व्यक्ति को एक गलती के लिए एक बार ही उसको सजा दिया जाएगा, दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद स्वयं के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति दोषी है वो स्वयं के खिलाफ गवाह नहीं दे सकता है कोर्ट में। जैसे कि आपने मर्डर किया या आपने किसी के साथ मारपीट की, आपने किसी की हत्या कर दी, कोर्ट में जाना एकदम कहना है हमने नहीं किया, वहां कबूल ही नहीं करना है कि हमने ये हत्या को अंजाम दिया है या किसी व्यक्ति के साथ गलत अत्याचार किया है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप स्वयं के खिलाफ गवाह नहीं देते हैं तो आप बच जाइएगा। अगर आप सच में अगर आप घटना को अंजाम दिए हैं तो गवाह गुजारा जाता है, कोर्ट में गवाह गुजारा जाता है। आपके खिलाफ कोई गवाह होगा जिसने आपको हत्या करते हुए देखा होगा या वैसा कोई सीसीटीवी फुटेज में आया होगा जिसने आप उसी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई चलेगी, आपके ऊपर केस चलेगा और उसके बाद जो है आपको जो है सजा सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर आपने किसी घटना को अंजाम दिया है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप उसको कबूल नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। ये जो है दोष सिद्धि के संरक्षण के तहत दोषियों को ये 3 प्रकार के अधिकार मिला है। तो अनुच्छेद 20 में ये 3 प्रकार के अधिकार की बात कही गई है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद 20 के बाद आइए अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? अनुच्छेद 21। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राण की रक्षा करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक, सम्मान पूर्वक अपने जीवन जीने का अधिकार है। यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी समुदाय से आता हो, उसको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। अनुच्छेद 21 जो है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन मेनका गांधीवाद 1978, मेनका गांधीवाद 1978, मेनका गांधी सोनिया गांधी की बहू थी। सोनिया गांधी के 2 बेटा, संजय गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी की 2 बेटा, संजय गांधी और राजीव गांधी। और मेनका गांधी इंदिरा गांधी की कौन थी? तो बहू थी। तो इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी की पत्नी का नाम सोनिया गांधी हुआ और एक था संजय गांधी, और संजय गांधी का पत्नी का नाम मेनका गांधी, जो कि इंदिरा गांधी की कौन थी? बहू थी, यानी कि पुतोह थी। तो मेनका गांधीवाद 1978 में आया। मतलब हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जो थी मेनका गांधी से पासपोर्ट छीन ली थी। मतलब मेनका गांधी विदेश जाना चाह रही थी और इंदिरा गांधी मेनका गांधी को विदेश नहीं जाने दी थी और पासपोर्ट छीन ली थी।
मेनका गांधी पढ़ी लिखी हुई महिला थी, वो चली गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट चली गई, न्यायालय चली गई। जब न्यायालय चली गई मेनका गांधी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसको मेनका गांधीवाद 1978 के तहत ये फैसला आया। और अनुच्छेद 21 में कई सारे प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 21 में ही सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक, कोई भी व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है, ये अधिकार जोड़ा गया। उसके बाद स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वच्छ वायु चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। तो ये सब जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही जो है प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? प्राप्त है। उसके बाद स्वच्छ भोजन, स्वच्छ भोजन, प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? स्वच्छ भोजन चाहिए। उसके बाद विदेश जाने का अधिकार, क्योंकि मेनका गांधी को तो विदेश जाने ही नहीं दिया जा रहा था, इंदिरा गांधी के द्वारा पासपोर्ट छीन ली थी, तो प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के साथ भारत का युद्ध चल रहा है या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा है, वैसे राष्ट्र जिसके साथ युद्ध हो रहा है या मतलब जो शत्रु राष्ट्र है, वहां पर थोड़ा रोक टोक होती है जाने में, वहां पर भारत सरकार आपको इजाजत नहीं देगी। और विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट लेना होगा, वीजा बनवाना होगा, मतलब भारत सरकार अगर इजाजत देगी तभी आप जो है वहां पर जा सकते हैं। तो विदेश जाने का अधिकार ये भी जो है मौलिक अधिकार में ही आता है। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह मतलब लव मैरिज शादी करने का भी अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। कोई भी व्यक्ति प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। तो प्रेम विवाह की चर्चा भी अनुच्छेद 21 में किया गया है, लेकिन कब? जब आप वयस्क हो, जब आप क्या हो? वयस्क हो। मतलब वयस्क कहने का यह मतलब हुआ भारत सरकार की उम्र, भारत सरकार ने जो उम्र सीमा को तय किया है, उस उम्र सीमा के तहत लड़का के लिए संभवतः 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष जो उम्र सीमा को तय किया गया है, उस अगर आप उम्र सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, अगर आप वयस्क बन जाते हैं, तब आप अपनी मनपसंद महिला से मतलब मनपसंद लड़की से क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। तो प्रेम विवाह की चर्चा भी अनुच्छेद 21 में ही किया गया है। और जब अब आप आगे चलेंगे, प्रेम विवाह करना मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है प्रेम विवाह करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संविधान आपको ये इजाजत देता है कि गांव समाज की ही किसी लड़की को लेकर के भाग जाइए, सामने वाले ही लड़की से प्यार कर लीजिए और उसी को लेकर के भाग जाइए। संविधान कभी नहीं कहता। समाज में जो सामाजिक व्यवस्था चली आ रही है वैसी आपको किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए जो समाज की इज्जत प्रतिष्ठा पे मानहानि पहुंचे, इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगे। और आप जानते ही हैं समाज की किसी लड़की के साथ अगर आप इस तरह का व्यवहार कीजिएगा, किसी लड़की से प्रेम कीजिएगा, आसपास की लड़की से, उसको लेकर के भागिएगा, उससे शादी कीजिएगा, तो समाज के सारे लोग लड़की के पक्ष में चला जाता है और आपके ऊपर घर पे चढ़ जाएगा, उसका मारपीट होगा। तो संविधान भले ही वयस्क के आधार पर, वयस्क मतलब उम्र सीमा को तय क्यों किया संविधान? 21 वर्ष क्यों रखा? काहे नहीं 14 वर्ष रख दिया? पहले तो बाल विवाह भी होता था, काहे नहीं 15 ही वर्ष रख दिया? तो 15-16 वर्ष की अवस्था में सोचने समझने और दूरदर्शिता सोचने की शक्ति लड़कों में नहीं होता है। जब वो 21 वर्ष 22 वर्ष की अवस्था को पार करते हैं तो लड़कों के अंदर दूरदर्शिता सोच विकसित हो जाती है। ऐसा नहीं से किसी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया और दर दर भटक रहे हैं, मतलब दूरदर्शिता सोच हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। सो हम क्या करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो इसका परिणाम गलत ही होगा। तो इसलिए जो है वयस्क मतलब एक उम्र सीमा को तय किया गया है कि इस उम्र सीमा के बाद लड़के अथवा लड़कियां जो है अपने जीवन संबंधित फैसला लेने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चीज की यहां पर चर्चा की गई है। तो साथियों, लेभागा वाला काम नहीं करना है। हाँ, प्रेम विवाह कीजिए अगर माता पिता की सहमति हो, दोनों की माता पिता की सहमति होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे को पाल पोस करके, लालन पालन करके सियान करते हैं, तो किसी भी माँ बाप की बड़ी ही उम्मीद उस बच्चे से जुड़ी हुई होती है, बड़ी ही उम्मीद उस बच्चों से जुड़ी हुई होती है। माँ बाप का भी सपना होता है कि हम अपने बच्चों का शादी हम अपने इच्छा अनुसार करें, हम अपने मन पसंद के अनुसार करें और थोड़ा धूमधाम तरीके से बनाएं। प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है, लेकिन जब आप अपने माँ बाप के सपनों के चकनाचूर कर देते हैं, ये उचित नहीं है। आगे जब आप धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है।
आप जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं तो आपका धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं तो हिंदू धर्म में जितने भी रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज कहाँ कहती है कि सामने वाली लड़की से प्यार कर लीजिए, वो कहाँ कहती है कि गांव समाज के लड़की को लेकर के भाग जाइए। गीता में इस बात का चर्चा है, रामायण में इस बात का चर्चा है, कहीं भी जो हिंदू जो ग्रंथ है, पुराण है या धार्मिक पुस्तकें है, वो कभी भी सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की बात नहीं करता है। तो अनुच्छेद 21 का तो पालन करना ही करना है, लेकिन अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता है और धर्म हमें क्या करता है, धर्म हमें क्या सीख देता है, धर्म हमें क्या रास्ता दिखाता है, उस भी चीज को साथियों फॉलो आपको करना है। तो ये था अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 था। अब आइए अनुच्छेद 22 की बात करें। प्राथमिक इलाज की भी चर्चा अनुच्छेद 21 में ही किया गया है। अनुच्छेद 21 में ही एक और बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि अनुच्छेद 21 में ही शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के एक में ही शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। मतलब शिक्षा के अधिकार कहने का मतलब यह हुआ कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के उम्र तक के बच्चों को राज्य सरकार मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाएगी, फ्री में शिक्षा मुहैया करवाएगी। तो शिक्षा का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 21 के क के तहत लागू किया गया है और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 देखिए, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध। अनुच्छेद 20 अभी हमने देखा कि दोष सिद्धि के संरक्षण की बात कर रहा है। अगर आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है, आप दोषी साबित हो चुके हैं, तो अनुच्छेद 20 आपको 3 तरह के संरक्षण की बात कर रहा था। वही अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 आप जानते ही हैं, अनुच्छेद 22 शत्रु राष्ट्र के नागरिक को प्राप्त नहीं है, जबकि मित्र राष्ट्र के नागरिक को अनुच्छेद 22 प्राप्त है। अनुच्छेद 22 मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के बीच विभेद पैदा करता है। अनुच्छेद 22 ही ये मतलब ये निर्णय तक पहुंचता है कि कौन मित्र राष्ट्र है और कौन शत्रु राष्ट्र है। अगर शत्रु राष्ट्र के कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उसको अनुच्छेद 22 के तहत क्या नहीं मिलेगा, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण नहीं मिलेगा। और वहीं अगर मित्र राष्ट्र के व्यक्ति पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण मित्र राष्ट्र के शत्रु को मिलेगा, जबकि शत्रु राष्ट्र के लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण हमें ये कितने प्रकार की संरक्षण देता है, उसको आइए यहां पर समझते हैं। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के तहत अगर आपको गिरफ्तार होने वाले हैं आप, तो आप गिरफ्तार के कारण जान सकते हैं। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आई तो आप गिरफ्तार के कारण जान सकते हैं। मतलब आपको इस तरीका से कारण जानना है कि सामने वाले को यह भी नहीं लगे कि ये व्यक्ति मतलब धौंस में आकर के हमसे बात कर रहा है, और इस तरीका से भी नहीं लगे कि ये व्यक्ति जो है दबा हुआ है, सताया हुआ है। तो अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है, आप किसी घटना को अंजाम दे दिए होते हैं, आपके ऊपर FIR चल रहा होता है, केस मुकदमा चल रहे होते हैं, तो आप गिरफ्तारी के कारण जो है जान सकते हैं। अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको न्यायालय के समक्ष ले जाएगी। 24 घंटे के अंदर पुलिस को काम होता है कि दोषी को न्यायालय में क्या करना, हाजिर करवा देना। ठीक, न्यायालय में पेशी करवा देना। उसके बाद आप मन मुताबिक आप वकील रख सकते हैं। मन मुताबिक क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। वकील मन मुताबिक केस लड़ने के लिए आप वकील रख सकते हैं। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण है, ये 3 प्रकार की संरक्षण की बात करता है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप गिरफ्तारी के कारण जान सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप गिरफ्तार हो चुके हैं तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को न्यायालय में उस दोषी को पेशी करना होता है, और जो है आप मन मुताबिक क्या रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं। ये सब जो अधिकार मिल रहा है, ये सब अधिकार संविधान ने दिया है, और ये सब ही तो मौलिक अधिकार है। और ये सब अधिकार, ये सब अनुच्छेद को इतने विस्तार पूर्वक समझाने का मेरा एक ही प्रयास है कि आप ये जो मौलिक अधिकार मिला है, आप इस अधिकार को समझिए, इस अधिकार को आप समझिए। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 22 के अंतर्गत और भी बहुत सारी बातें हैं। ये 2 प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 22 जो है
ये दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं है। दो प्रकार के कौन कौन लोग हैं जिनको प्राप्त नहीं है? तो एक शत्रु देश के विदेशी नागरिक, शत्रु देश के विदेशी नागरिक, अभी हमने बताया शत्रु देश के विदेशी नागरिक, शत्रु देश के विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। और वहीं अगर दूसरी बात करें तो निवारक निरोध कानून, जिस व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। मतलब शत्रु देश के कोई विदेशी नागरिक भारत में गिरफ्तार होता है तो वो गिरफ्तारी के कारण नहीं जान सकता है। पुलिस उसको 24 घंटा के अंदर न्यायालय में नहीं ले जा सकती है, उसको बहुत कूट पीट करके जो है उससे राज उगलवाएगी। पहले तो ये करेगा, कोई शत्रु देश का कोई खुफिया पकड़ाएगा तो उसको तो पहले पुलिस कूट काट करके उससे राज उगलवाएगी। तो ये सब बात है। तो इसी वजह से शत्रु देश के विदेशी नागरिक को अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। और एक होता है निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून ये होता है कि सरकार आप रौलेट एक्ट पढ़ाए होंगे, आपको भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में आप रौलेट एक्ट को पढ़े होंगे। और रौलेट एक्ट कानून के तहत इस बात की चर्चा कही गई थी कि किसी भी व्यक्ति को संशय के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर पुलिस को लगा कि इस व्यक्ति के ऊपर संदेह है तो संदेह मात्र से ही गिरफ्तारी, और उसमें बिना दलील, बिना वकील, बिना जलील, ये सब का कानून कहा गया। और रौलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। तो रौलेट एक्ट कानून से ही मिलता जुलता निवारक निरोध कानून है। मतलब अगर शासन प्रशासन को ये लगा कि ये व्यक्ति या ये संगठन किसी घटना को अंजाम देने वाला है, अगर पुलिस को लगा कि ये व्यक्ति या इस व्यक्ति का संगठन किसी घटना को अंजाम देने वाला है और वो जिस घटना को अंजाम देगा वो बहुत ही खतरनाक साबित होगा, तो उसी घटना को अंजाम देने से पहले ही उस संगठन या उस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो घटना को अंजाम ही न दे सके। मतलब संदेह हो गया पुलिस को कि ये व्यक्ति ये गलत काम करेगा, ये व्यक्ति यहाँ पर इस गलत घटना को अंजाम देगा, तो संदेह मात्र से ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके अधिकतम 6 महीना तक जो है उसको नजरबंद किया जा सकता है। कितने महीना तक नजरबंद किया जा सकता है? 6 महीना तक उसको अधिकतम नजरबंद किया जा सकता है। तो यही है, 6 महीना नहीं 3 महीना, 3 महीना अर्थात 90 दिन तक उसको नजरबंद किया जा सकता है। तो ये था निवारक निरोध कानून। और निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता है, ठीक, जो कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। तो निवारक निरोध कानून समझ गए होंगे। निवारक निरोध कानून समय समय पर भारत की संसद के द्वारा निवारक निरोध कानून लाए गए। निवारक निरोध कानून समय समय पर भारत की संसद के द्वारा लाए गए और इसको काला कानून की संज्ञा भी दिया गया, मतलब इसको काला कानून भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन भारत इतना बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, 28 राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो इस तरह का कानून होना ही चाहिए कि अगर संदेह हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी संगठन के ऊपर कि इस घटना को अंजाम दिया सकता है, अगर बाद में अगर पता चले कि नहीं ये व्यक्ति दोषी नहीं है, मतलब निर्दोष है, सही है, तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है। निवारक निरोध कानून को सबसे पहले 1950 में ही लागू किया गया था। पीडीए कानून लाया गया, मतलब निवारक निरोध अधिनियम। जब ये कानून बना तो निवारक निरोध अधिनियम पीडीए, निवारक निरोध अधिनियम को सबसे पहले 1950 में ही लागू किया गया। 1950 में ही पीडीए को लागू किया गया। और जितने भी महत्वपूर्ण निवारक निरोध अधिनियम आए हैं उस चीज को आपको याद करना है, क्योंकि पिछले बार बिहार दरोगा की भर्ती में इस प्रश्न को पूछा है। पिछले बार जो 1275 का एग्जाम हुआ है उसमें निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन आए हैं और पूछा गया है कि कौन सा निवारक निरोध कानून, मतलब एक निवारक निरोध कानून दिया हुआ था और इस बात की चर्चा की गई थी कि कब आया है। तो आप याद रखेंगे पीडीए 1950 में आया, इसको 1 वर्ष के लिए ही लाया गया था, लेकिन ये लंबा दिन तक चला, ठीक। तो आपको यहाँ इतना ही याद रखना है कि पीडीए कब आया, तो 1950 में जो है भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। उसके बाद मीसा, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका हिंदी की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में लाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा मीसा एक्ट को लागू किया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। और 1971 के दौरान मीसा कानून का ये मतलब उसका ये मकसद था
कि आंतरिक सुरक्षा, मतलब आंतरिक सुरक्षा को लेकर के मीसा कानून को लाया गया था। लेकिन 1975 में साथियों लगता है इमरजेंसी। 1975 में जेपी आंदोलन, इंदिरा गांधी के सख्त रवैये के कारण जेपी आंदोलन होता है और जेपी आंदोलन के जरिए ही 1975 में इमरजेंसी लगा दिया जाता है। और 1975 में जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो 1975 के दौरान ही मीसा कानून का दुरुपयोग किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा मीसा कानून का दुरुपयोग किया जाता है और मीसा एक्ट के तहत ही बिहार के बड़े बड़े नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, अरुण जेटली, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब नेताओं को मीसा एक्ट के तहत ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। ठीक, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अरुण कुमार जेटली, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार, ये सब नेताओं को, ये सब जो है जेपी आंदोलन में थे। जेपी आंदोलन अपने उग्र मतलब चरम सीमा पर था और तो इसी एक्ट के तहत मतलब आंतरिक सुरक्षा का प्रावधान बताते हुए मीसा एक्ट के तहत ही ये सब नेता की गिरफ्तारी होती है और ये लोग कहां चले जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और मीसा एक्ट के तहत ही लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए थे और जब वो जेल में बंद थे उसी समय उनकी बेटी का जन्म होता है और उसका नाम मीसा भारती रखा जाता है। तो ये भी एक रोचक कहानी है कि मीसा एक्ट के तहत लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए थे, उनको जेल भेजा गया था और जब जेल में थे तो उनकी बेटी का जन्म हुआ था और इस एक्ट के कारण गिरफ्तार होने के वजह से ही इनकी बेटी का नाम क्या रखा जाता है, मीसा भारती रखा जाता है। ठीक, उसके बाद कई सारे एक्ट और आए। विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम 1974, इसको मिटाकर लिखते हैं थोड़ा विस्तार से। तो मीसा को आप याद रखेंगे 1971 में जो है मीसा एक्ट आया था। मीसा एक्ट कब आया? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया 1971 में, 1971 में। उसके बाद विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण एंड तस्करी, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी, ये जो अधिनियम था दोस्तों ये आया 1974 में। बस कब आया ये आपको याद रखना है, समय समय पर इसको समाप्त भी कर दिया गया। तो ये 1974 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए की बात करें तो ये आया 1980 में, 1980 में। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लागू किया गया भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा। आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि, मतलब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि मतलब आतंकवाद को खात्मा करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि यानी कि टाडा, इसको टाडा बोलते हैं, टाडा। टाडा की बात करें तो 1985 में आया। टाडा कानून को कब लागू किया गया था? टाडा निवारक निरोध अधिनियम 1985 में आया। तो टाडा को आप याद रखेंगे, एनएसए को याद रखेंगे। टाडा के बाद पोटा, आतंकवाद निवारक अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, इसको पोटा कहा जाता है, पोटा। पहले इसका नाम पोटो हुआ करता था, आतंकवाद निवारक अधिनियम का नाम पोटो हुआ करता था। ये जो है ना, आप याद रखेंगे 2001 में ये कानून आया था पोटो के नाम से। 2001 में ये कानून पोटो के नाम से भारत की संसद के द्वारा लाया गया था, लेकिन 2002 में संशोधन करके इसका नाम पोटा कर दिया जाता है। इसलिए 2001 को याद रखना जरूरी नहीं है, आप 2002 को याद रखेंगे, क्योंकि पोटा आतंकवाद निवारक अधिनियम जो है ये पोटो के नाम से आया था। 2001 में भारत की संसद ने इसे लागू किया था आतंकवाद को समाप्ति के लेकर के, लेकिन 2002 में इसमें संशोधन होता है। 2002 में संशोधन करके इसका नाम पोटा रख दिया जाता है। तो पोटा आप याद रखेंगे, 2002 में ये निवारक निरोध अधिनियम आया, एक्ट आया। आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि यानी कि टाडा एक्ट जो है 1985 में आया। एनएसए एक्ट 1980 में आया। विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी मतलब विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी जो हो रहा था उसको रोक टोक के लेकर के 1974 में इस एक्ट को लागू किए गए। और वही मीसा अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको 1971 में लागू किया गया था। ठीक, तो ये सब था साथियों। उसके बाद आगे चल करके एक घटना होता है, मुंबई बम ब्लास्ट कांड होता है। ठीक, और उसके तहत गैर कानूनी गतिविधि में निवारण संशोधन के लिए जो है एक कानून और लाया जाता है 2008 में। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधियां,
गैर कानूनी गतिविधियां पर रोक टोक लगाने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट को 2008 में लागू किया जाता है, क्योंकि 2008 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था। मुंबई ब्लास्ट से पूरा देश दहल उठा था। उसी समय गैर कानूनी गतिविधियां पर रोक टोक लगाने के लिए 2008 में इस एक्ट को लाया जाता है। तो हमने अनुच्छेद 22 के तहत यह समझाने का प्रयास किया कि अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 22 बात करता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ये दो तरह के लोगों को नहीं प्राप्त है, एक विदेशी मतलब शत्रु राष्ट्र के विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, और एक जो इस निवारक निरोध अधिनियम के तहत आते हैं। निवारक निरोध अधिनियम एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। और निवारक अधिनियम एक्ट यही कहता है, निवारक निरोध कानून यही कहता है कि अगर प्रशासन को लगे कि यह व्यक्ति या इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ संगठन किसी घटना को अंजाम दे रहा है, तो उसको घटना को अंजाम देने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो यही था दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। हम उम्मीद करते हैं मेरा क्लास आपको जरूर समझ में आया होगा। ये सब जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये सब जो अनुच्छेद 19 था, 20 था, 21 था, 22 था, ये 4 अनुच्छेद को हमने विस्तार पूर्वक खोल करके एक एक बिंदु पर चर्चा की कि मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद के अंतर्गत मिला है, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, ये मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। ये मौलिक अधिकार तब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, तब तक तो साथियों सताए ही जाएंगे। इसलिए आपका शोषण न हो सके, आपको कोई सताए ना, इसलिए आपको मौलिक अधिकार को जानना जरूरी है। संविधान में इस बात का भी चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मौलिक अधिकार को नहीं त्याग सकता है, क्योंकि संविधान सभा को इस बात की जानकारी थी कि कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार को अपनी इच्छा से छोड़ देगा तो भारत की अधिकतर जनसंख्या निरक्षर है, मतलब अनपढ़ है और इसका नाजायज फायदा पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इसका शोषण किया जाएगा। इस वजह से कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को नहीं त्याग सकता है। साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो आपका अपना YouTube चैनल उन्नयन ज्ञानबिंदु GS स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।